उत्तराखंड पोस्ट ऑफिस फर्जीवाड़ा मामला, फर्जी डॉक्यूमेंट से हासिल की थी नौकरी, मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज। देहरादून में धर्म के नाम पर अफवाहें फैलाने वालों पर शिकंजा, सोशल मीडिया का सहारा लेने वालों पर पुलिस का प्रहार, लोगों के खिलाफ कानूनी रूप से की जाएगी कार्रवाई। टिहरी के कोट गांव में 28 परिवारों का किया जा रहा विस्थापना, भूस्खलन को देखते हुए प्रभावितों की हो रही शिफ्टिंग, सभी को सुरक्षित स्थान पर किया जा रहा विस्थापित। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की चेतावनी। पौड़ी में अपर निदेशक ने जिला सूचना कार्यालय का किया निरीक्षण, कार्यालय में पंजिका सुव्यवस्थित मिलने पर व्यक्त किया संतोष, कहा योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण। ओपी सूर्य समाधान की टीम पहुंची सितारगंज, एक्स आर्मी फौजियों से टीम ने किया संवाद, रिटायर्ड फौजियों की समस्याओं को सुना। नरेंद्रनगर में श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की शुरुआत, मेले में दूसरे दिन खेलों का शुभारंभ, छात्र छात्राओं के नाम रही दूसरी सांस्कृतिक संध्या। पौड़ी में ठेकेदारों ने पैच भराई के काम का किया बहिष्कार, जब तक नहीं मानी जाएगी मांगे तब तक धरना जारी, ठेकेदारों का आरोप नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान। मसूरी में प्लास्टिक बैग को लेकर कार्रवाई जारी, मसूरी पिक्चर पैलेस से लढौर बाजार तक कार्रवाई, लोगों ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का किया विरोध। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से निकला अज्ञात व्यक्ति का शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और चलिए आपको उत्तराखंड की बड़ी खबरों से रूबरू करते हैं। सबसे पहले खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। जहां आज आईटीडीए शुरू करेगा सभी वेबसाइट का ट्रायल, 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल बंद हैं। समाधान निकलने में राज्य और केंद्र एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि साइबर हमला, स्कैनिंग करने में जुटी जांच एजेंसियां, सरकार का डेटा सुरक्षित है, ये बातें सामने आ रही है। सरकार का डेटा सुरक्षित है, जांच एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही हैं। फिलहाल बता दें आपको, साइबर हमला, स्कैनिंग करने में जुटी हुई है। साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल बंद है, जिस कारण कई कार्यालय में काम भी ठप पड़ा है। समाधान निकालने में राज्य और केंद्र एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। इसी दौरान सरकारी किसी भी तरह की फाइल या किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सरकार का डेटा सुरक्षित बताया जा रहा है। बता दें, देहरादून से खबर है, जहां साइबर अटैक से बाहर निकलने की जद्दोजहद जारी है। आज आईटीडीए वेबसाइट का ट्रायल जारी करेगी। 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और मोबाइल बंद पड़े हैं, कामकाज ठप पड़ा है। समाधान निकालने में राज्य और केंद्र एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि साइबर हमला, स्कैनिंग करने में जुटी हुई है जांच एजेंसियां, सरकार का डेटा सुरक्षित है, ये खबर सामने आ रही है। तो किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में समूह ग के 751 पदों पर निकली भर्ती, यूकेएसएससी की तरफ से ये भर्ती निकली है। 11 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 19 जनवरी 2025 को परीक्षा की जाएगी आयोजित। वहीं 19 जनवरी को लिखित परीक्षा की अंतिम तारीख तय की गई है। तो बता दें आपको, 19 जनवरी 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ये तारीख सुनिश्चित किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में समूह ग के 751 पदों, स्वागती के 5, मेट के 267, कार्य पर्यवेक्षक के 6, आवास निरीक्षक के 1 पद के लिए ये भर्ती होगी। आवेदन में संशोधन का मौका 5 से 8 नवंबर के बीच मिलेगा। भर्ती परीक्षा की तिथि 19 जनवरी तय की गई है। आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया ने बताया है कि सभी भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम अपनाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और भारतीय पोस्ट ऑफिस के उत्तराखंड रीजनल पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए 1238 पदों का अधियाचन डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस को भेजा गया है। यही नहीं, जिस पर अभ्यर्थियों को चयन भी कर लिया गया है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच में तमाम गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल शुरुआती जांच के आधार पर रीजनल पोस्ट ऑफिस उत्तराखंड के 2 डिवीजन चमोली और अल्मोड़ा में फर्जी तरीके से भर्ती में पास होने का मामला सामने आया है, जिसके चलते दोनों डिवीजन के 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। उत्तराखंड राज्य में GDS भर्ती में फर्जी दस्तावेज का मामला इस वजह से भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि साल 2024 में उत्तराखंड में ग्रामीण डाक सेवक के लिए जिन युवाओं का चयन हुआ है उनमें से अधिकांश हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों के हैं। इसके साथ ही इस भर्ती में उत्तराखंड के बेहद कम युवाओं का चयन हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि चयनित युवाओं को हिंदी लिखनी नहीं आती है, बावजूद इसके उनका चयन ग्रामीण डाक सेवक के लिए हो चुका है, जिसके चलते इस पूरे मामले पर रीजनल पोस्ट ऑफिस जल्द ही पोस्ट ऑफिस डायरेक्टर को पत्र लिखने जा रहा है ताकि इस मामले पर कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके। ये भी बता दें, उत्तराखंड में पोस्ट ऑफिस के कुल 7 डिवीजन हैं, जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी डिवीजन शामिल है। इसके साथ ही इन सभी डिवीजन के तहत प्रदेश भर में कुल 2736 पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहे हैं। हालांकि साल 2016 की बात करें तो पहले डिवीजन स्तर से ही ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जाती थी, लेकिन साल 2016 के बाद भारत सरकार ने इस प्रक्रिया में बदलाव कर नेशनल स्तर पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लिहाजा साल 2016 के बाद पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही भर्ती की जा रही है, जिसमें 10वीं पास मार्कशीट के आधार पर मेरिट बेस युवाओं का चयन किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि हमारा शेड्यूल चल रहा है वो GDS ऑनलाइन हमारा रिक्रूटमेंट होता है। तो अभी तक जनवरी 23 में शेड्यूल 1 हुआ था, स्पेशल साइकिल मई 23 में हुआ था और शेड्यूल 2 जो था जुलाई था। इसमें हम लोग ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं GDS के लिए और जिसके बेसिक क्वालिफिकेशन है 10th पास और उसके मार्क्स के बेसिस पे हमारा रिक्रूटमेंट होता है। तो जब ये लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमारे जो सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उनके बेसिस पर जो भी उन्होंने मार्कशीट डाला है 10th का उसके बेसिस पे सिस्टम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें कोई मैनुअल कोई इंटरवेंशन नहीं रहता, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि जब उनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें मैसेज जाता है, जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन होता है तो उनको बुलाया जाता है। तो फिर वो दो स्टेज पे उनका वेरिफिकेशन होता है। एक वो अपने हिसाब से अपने जहाँ के भी नज़दीकी बाहरी लोग भी अगर जैसे अब वो पंजाब हरियाणा या जहाँ से भी आ रहे हैं तो उनके वहाँ के डिविजनल ऑफिस में जाके वो लोग उसका वेरीफाई कराते हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश भी करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर SSP अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनसे यही अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 100 से 15 घंटे लगते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व उभर रहे हैं जो लोगों को उकसाने का काम करते हैं, गलत खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं। एसएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इंटेलिजेंस की टीम नजर बनाए हुए है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा। जानने के लिए थोड़ा वक्त दें। देखिए आज का विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और उस सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है और उस आक्रोश में आकर वो कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं सभी से अपील भी करूंगा, कोई घटना होती है तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा वक्त दें। देखिए आज का चलिए अगली खबर टिहरी जिले से आ रही है, जहां के टिहरी गढ़वाल जिले में बालगंगा तहसील के बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित कोट गांव में पिछले कई सालों से भूस्खलन जारी है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों का विस्थापना किया जा रहा है। ग्राम कोट के 28 परिवारों के विस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। कोट गांव टिहरी जिले के बालगंगा तहसील में आता है। भूवैज्ञानिकों ने ग्राम कोट में कई स्थानों पर भूस्खलन के क्षेत्र विकसित होने की बात कही है। इस क्षेत्र में किसी बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से विस्थापना के लिए प्रस्तावित भवनों और नवनिर्मित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पास कोई भी परिवार निवास न करे, ये आदेश दिया गया है। इसके लिए 28 प्रभावित परिवारों का विस्थापना किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कोट गांव के प्रभावितों की शिफ्टिंग का कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने जितने धनराशि की मांग की थी वो दे दी गई है। सभी को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है। और अगली खबर लाल कुआं से, जहां ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा बीते शुक्रवार को उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां रेलवे यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय 13 साल बाद रेलवे की यूनियन को फिर से मान्यता और वेरिफिकेशन करने जा रहा है, जो एक अच्छी पहल है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यूनियन पिछले 100 सालों से रेलवे के कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सबसे पुरानी यूनियन है। यूनियन का प्रयास पुरानी पेंशन बहाली कराने के साथ ही नई पेंशन योजना के लिए नौकरी की अवधि 25 साल से घटाकर 20 साल कराने का है। इसके अलावा रेलवे में ऐसे बहुत से काबिल कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हो पाई है, उनकी लड़ाई भी यूनियन लड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के आवास और बोनस वृद्धि को लेकर भी रेल मंत्रालय से लगातार बात की जा रही है। पिछले 8 सालों में रेलवे कर्मचारियों के बोनस में वृद्धि नहीं हुई है। वहीं बता दें AIRF के महामंत्री ने कहा है कि रेल को बेचने और निजीकरण की योजना को भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। रेलवे धरोहर है और इस धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो रेल चक्का जाम किया जाएगा। जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जीवित रहेगा, रेलवे का निजीकरण नहीं होने देगा। तक समस्याओं का सवाल है, हमारे कर्मचारियों की प्रोन्नतियों के सवाल हैं। हम LDC ओपन की मांग कर रहे हैं। अभी हमने UPS से लड़कर के लेने का काम किया है, जिसमें गारंटीड पेंशन का वायदा है। फैमिली पेंशन दी गई है, मिनिमम पेंशन दी गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 6 महीने बाद में देने की बात कही जा रही है, ये 10% जो है वो इसको देने का काम किया जाए कम से कम। उसके लिए हम लोग आने वाले समय में स्टाफ साइड
उस पर बातचीत करेगी। जो 20 साल अभी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस थी उसको 25 साल किया गया है, उस पर भी हम लोग बातचीत करके उसमें भी सुधार करवाएंगे, 20 साल लाने का काम करेंगे। हमारे तमाम ट्रैकमैन साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे जो असिस्टेंट में आए हैं, तो उनके लिए हम लोग LDC ओपन की मांग कर रहे हैं कि उनको LDC ओपन किया जाए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कमी लाई जाए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के सूचना और लोक संपर्क विभाग के अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी बीते शुक्रवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम पर पौड़ी पहुंचे। उन्होंने जिला सूचना कार्यालय पौड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पटल सहायकों से कार्यों की जानकारी लेते हुए पत्रावलियों का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी के दिशा निर्देशों के क्रम में अपर निदेशक ने जिला सूचना कार्यालय पौड़ी का निरीक्षण करते हुए डिस्पैच पंजिका, डाक पंजिका, समाचार पत्र, निरीक्षा पंजिका सहित अन्य का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा है कि दैनिक अखबारों को प्रतिदिन समाचार निरीक्षा पंजिका में दर्ज करना सुनिश्चित करें। कार्यालय में सभी पंजिका सुव्यवस्थित पाए जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सूचना कार्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए नया भवन तलाशते हुए वहां कार्यालय शिफ्ट करने के निर्देश दिए। अपर निदेशक ने जनपद भ्रमण के दौरान मीडिया से वार्तालाप भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि सूचना विभाग के अधिकारी जिलों में जाए और जिलों का भ्रमण करें, जिलों की मीडिया से मिले, मीडिया के संबंध में क्या दिक्कतें आ रही हैं उसका फीडबैक लें। इस क्रम में मैं आज पौड़ी आया, अपने जिला सूचना कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय की स्थिति ऐसी है कि उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैंने DIO को निर्देशित किया है कि आवश्यक कार्रवाई कर लें और जो जिले की मीडिया है उसके साथ हमारी भेंट हुई और हमने बातचीत रखा और सरकार की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी। मीडिया के द्वारा मुख्यतः प्रेस मान्यता को उसके कोटे को लेकर अपना आवेदन किया गया है कि इसको बढ़ाया जाए। जैसा कि CM सर ने पहले ही कह दिया है कि इसके कोटे को बढ़ाया जा रहा है और तहसील स्तर पर भी प्रेस मान्यता होगी। इस संदर्भ में मीडिया को अवगत कराया गया और बताया गया कि जो प्रस्ताव शासन के पास, नियमावली शासन के पास है और जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं पिथौरागढ़ से चलकर आर्मी की OP सूर्य समाधान की टीम चंपावत, टनकपुर, बनवास, खटीमा, नानक मुत्ता होते हुए एक्स आर्मी फौजियों से संवाद करने सितारगंज पहुंची। वहीं एक्स आर्मी फौजियों ने पिथौरागढ़ से आई OP सूर्य समाधान टीम का स्वागत किया। बता दें कि आर्मी की टीम रिटायर्ड हुए फौजियों का हालचाल और समस्याएं सुनने के लिए पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत, टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानक मत्ता, सितारगंज होते हुए रुद्रपुर भी पहुंचेंगी। साथ ही इसके टीम द्वारा पिथौरागढ़ से रुद्रपुर के बीच में पड़ने वाले विभिन्न शहरों में रह रहे रिटायर्ड फौजियों के समस्याओं को सुना जाएगा। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही गई है, जिससे रिटायर्ड फौजियों को किसी बात की समस्या ना हो सके। आज उनका ये मिशन यही था कि वो पिथौरागढ़ से लेकर के रुद्रपुर तक के बीच में जो एक्सर्विसमैन या वीर नारियां हैं उनकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान गवर्नमेंट से बोल करके समाधान कराना, यही उनका उद्देश्य था। वो सर पिथौरागढ़ से चले हैं और ये एक्सपीडिशन जो है रुद्रपुर तक जाएगा। रुद्रपुर से उनकी वापसी फिर पिथौरागढ़ की है और उनका मिशन यही है कि जो एक्सर्विसमैन रिटायर हो चुके हैं उनका क्या हालचाल है, उनकी ज़िंदगी कैसी है और उनको कोई समस्या है तो उसका हल उनको ढूंढ करके उसका हल कराने के गवर्नमेंट से अप्रोच करके तो उसको हल करने के लिए यही उनका मेन है। ऐसा ये जो आज हमारी साइकिल एक्सपीडिशन आई थी, पिथौरागढ़ ब्रिगेड से लोग आए थे, चल करके वहाँ से चंपावत, टनकपुर, खटीमा, बनबसा, सितारगंज
इच्छा रुद्रपुर तक उनका जो है पड़ाव है और वहाँ से वो वापस होंगे। और उनका जो मेन उद्देश्य वो ये है कि जो भी जिस ग्रुप के इंडियन आर्मी से जो है सैनिक पूर्व सैनिक बन के आए हैं, जो विडोज हैं हमारी, जो ये नारियाँ हैं, उनकी कोई समस्या है या कोई कॉमन बात है तो यहाँ से नोट करके ले जाएंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर आगे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो बता देंगे कि वह ये समस्या है। तो उन्होंने बताया कि हमने जो भी पॉइंट है हमने कुछ पॉइंट उन्हें लिख के दे दिए। उन्होंने कहा कि और भी कोई कॉमन पॉइंट होता है व्हाट्सएप पे तो हमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सब समस्याओं को लेके जाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि हमारे कितने सैनिक जो है आए, कभी हम भी उनकी तरह जाया करते थे और दौड़ते थे और साइकिल एक्सपीरियंस वगैरह करते थे। तो मेरी हिसाब से बात भी उन्होंने कहा मैं भी किस समय आता तो हमने कहा आते रहिए तो इससे हमारी यादें भी ताज़ा हो। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और 8 दिवसीय श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। बीते शुक्रवार को मुख्य बाजार नरेंद्र नगर में मुख्य अतिथि सौरभ बहुगुणा ने खेल प्रतियोगिता का ध्वजारोहण और द्वीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सौरभ बहुगुणा ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से मुलाकात की और रिबन काटकर पुरुष और महिला वॉलीबॉल ओपन प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जी द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने यह भी कहा कि खेल एक ऐसी चीज है जो खिलाड़ियों के अंदर जीत और टीम भावना को उजागर करती है। समाज में नशा सबसे बड़ी समस्या है और युवा इससे मुक्ति पाने में सक्षम है। खेल ही नई पीढ़ी को नशे से दूर रख सकता है। मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या छात्र छात्राओं के नाम रही। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों का कहना था कि इस तरह के सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उन्हें सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है, जिसे वे अपने जीवन में अपनाकर इस दिशा में अपने सुखद भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों का ये भी कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने से बच्चों में सीखने और आगे बढ़ने का उत्साह बना रहता है। ऐसे ही हमें मतलब विभिन्न ऐसे हमें अपने विद्यालयों से अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम लाने चाहिए जिनकी वजह से हम बहुत आगे जा सकते हैं जीवन में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा आगे मतलब बहुत आगे तक गए हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन भी सुख रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें लोगों को देख के प्रेरित होना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को अपनी प्रस्तुति देते हैं मंच पर। जैसे हम जब यहाँ आते हैं तो हम हर साल कुछ सीख के जाते हैं। हम पिछली बार गए थे तो हमें कई बच्चों को यहाँ राजस्थानी, यहाँ गढ़वाली, तो बाहर के मतलब कुछ अच्छे प्रोग्राम, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम आते हैं और हम ये हमेशा पॉजिटिव थिंग सोच के आते हैं कि हम अच्छा ही करेंगे। हम जब कभी भी स्टेज में अगर हम जाए तो हॉपलेस नहीं होना चाहिए। अगर हम हॉपलेस होंगे तो सबसे मतलब वो जा जाता है, डाउन चल जाता है। अगर हम अपने पे पॉजिटिव रखेंगे तभी हम आगे होते हैं। और मुझे यहाँ जितनी बार मैं यहाँ आई मुझे उतनी बार यहाँ सीखने के लिए मिला और हमारी हॉस्टल वाली मैम्स भी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ के लिए। अच्छा ही आएगा, मतलब हमने जो अगर हम कुछ आएंगे नहीं फिर भी हमने बहुत अच्छा किया, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा था। और हम चाहते हैं कि हमने इस समय जैसा किया उससे भी अच्छा हम अगली बार करें। हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है क्योंकि यह इस मेले में कई स्कूल जो है हमारे सामने आकर सभी प्रतिभाग करते हैं। उन सभी कई संस्कृतियाँ कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि हमारे स्कूल यहाँ पे अच्छा करेगा क्योंकि सभी स्कूल इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा किया है कि हम कर लेंगे। यहाँ पर ना कई चीज़ें कई टैलेंट शो कराए जाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पर कई लोग छोटे स्टेज पर जाकर बड़े स्टेज पर जा चुके हैं, जिससे हमें कई ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। ऐसे बच्चे बहुत सीखते हैं। हमारे मेरे बच्चे की प्रतिस्पर्धा आती है और वो देख रहे हैं अगली बार वो कहते हैं मैम ऐसे करेंगे और हम इससे और अच्छा करेंगे। तो हमें अपने बच्चों से प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराना चाहिए, इससे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अनुशासन भी रहता है और वो उनमें टीम भावना का भी विकास होता है। बच्चे टीम वर्क करते हैं तो उनमें टीम भावना का मानसिक शारीरिक सभी तरह का विकास होता है।
वहीं अगली खबर पौड़ी जिले से आ रही है, जहां की अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सिंह गोब्रियाल के द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सड़कों पर पड़े गड्ढों की पैच भारी को लेकर निर्देश दिया गया है और लेकिन प्रदेश भर में ठेकेदार द्वारा जारी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। पौड़ी में हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष संतान सिंह और सचिव प्रदीप असवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़े कामों के लिए सरकार प्रदेश से बाहर के ठेकेदारों को आमंत्रित कर रही है, लिहाजा पैच भरी जैसे छोटे कामों के लिए स्थानीय ठेकेदारों को इस्तेमाल करना स्थानीय ठेकेदारों के साथ छलावा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेते हुए उसका समाधान करने की मांग की है। बता दें आपको, यहां पर यह भी कहा गया कि जल्द ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और उग्र किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में सुबोध नौटियाल, सुनील नेगी, अर्जुन नेगी, संजय राउत, शोभा राम चमोली, दीपक, अमित बुटोला, जयदीप जुयाल आदि भी मौजूद रहे। देखिए, जनता में पूरे प्रदेश के स्तर पे वो बात चल रही है इसमें, तो इसमें शासन स्तर पे एक बार वार्ता हो चुकी है उनकी और कुछ दिनों बाद फिर दोबारा एक बार और जरूर इसमें बात होगी और इसी बीच में बिल्कुल उनकी मांगे जायज है। ये हमारा व्यवसाय नहीं बल्कि एक रोजगार है और उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी निविदाएं लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएं की जाए, सरल की जाए और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपना रोजगार के लिए अपना काम कर सके। लेकिन ये बहुत गलत बात है। पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए सरकार को, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही सरकारें बनती हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो है पलायन का भी मेन कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब लोग रोजगार नहीं होगा तो निश्चित ही पलायन होगा और जब पलायन होगा तो उत्तराखंड बनने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। हमारा ये भी निवेदन है सरकार से कि इसमें सरकार को सिर्फ पॉलिसी बदलनी है, एक भी पैसा जो है सरकार का नहीं लगना है और लोगों को रोजगार बदलने से ही रोजगार लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपने रोजी रोटी में लगे रहेंगे। धरना प्रदर्शन करना किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई शौक नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मजबूरी में बैठे होंगे, शौक की वजह से तो नहीं बैठे होंगे, ये मेरा मानना है। बैठक हो रही कोई बात नहीं, अगर वो बैठक कर रहे हैं चाहे चीफ से कर रहे कोई बात नहीं है। गड्ढे तो हमने बनने हैं ना, गड्ढे तो हमने मना कर दिए, चाहे अधिकारी में कितने भी प्रेशर। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।